डेट क्या आज? 25। इंशाल्लाह सीए जल्दी कर लो ना थोड़ा, 6 साल ज़्यादा हो जाएंगे। प्लीज़ रजिस्टर खोल लें, नया लिया जो FR1 वाला नहीं। जी भाई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एग्जांपल दे दें हाथ खड़ा करके। ये अकाउंटिंग के हजरात बैठे हैं, मिसाल दें सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। सुना है? अच्छा, मिसाल मसाला लगा के लीज। अच्छा चलो ठीक है भाई, फिर हमारे हैं ये मिसाल है। अच्छा, और सब्सटेंस का मतलब क्या है? मोबाइल है, डिक्शनरी है, मोबाइल है, डिक्शनरी। देखो जरा सब्सटेंस का मतलब, डिक्शनरी नहीं है, इसके पास है। सब्सटेंस का मतलब, ये तो कैमरा खोला है, अच्छा इंटरनेट है, नेट हर वक्त चलता रहता है। ओ हो, भाई आप भी देख रहे हैं अपने मोबाइल में? घर छोड़ के आते हैं, गुड। मतलब बताओ, खड़े होके मतलब बताओ सबको, ऊंची पढ़ो, स्टेयरिंग मोड़ो ना उधर, स्टेयरिंग। A substance is a matter which has a specific composition and specific properties. नहीं, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं है, बैठ जाओ। सब्सटेंस का मतलब है रियलिटी, और फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म। मिसाल के तौर पे एक साहब कहते हैं कि जी मैंने लैपटॉप सेल किया है, हफीज सेंटर में उनकी दुकान है, वो लैपटॉप 50,000 रुपये का आमतौर पे बिकता है, बाजार में उसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, लेकिन उसने लॉन्गर क्रेडिट पीरियड, ये लीज की मिसाल नहीं है, वैसे ही कोई लिखनी ज़रूरी नहीं है, FR2 के सिलेबस का शायद पार्ट नहीं है। तो लैपटॉप की फेयर वैल्यू है 50,000, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड मिसाल के तौर पे 2 साल, 2 साल के बाद पैसे दे देना। भाई आप इधर क्यों नहीं देख, ब्लैक शर्ट, अब मुस्कुराओ ना, सीरियस क्यों, इधर देखो। अच्छा, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड, उसने कहा जी लॉन्गर क्रेडिट पीरियड है, 2 साल के बाद पैसे दे देना, और पैसे देना 65,000। अब बिल जो बनेगा, बिल उस पर लिखा होगा कि ये लैपटॉप कितने के, 65,000 का। अब कोई साहब बता दें जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब है इसमें, हाथ खड़ा करके बता दें। अब इस ट्रांजैक्शन में लीगल फॉर्म क्या है और रियलिटी क्या है?
लीगल फॉर्म क्या है? लीगल फॉर्म पहले बता दें। हाँ, लीगली जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में जा सकता है, कितने पैसे दो, तो वो 65,000 है, वो उसकी लीगल फॉर्म है। और रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है कि लैपटॉप 65,000 का है, तो रियलिटी क्या है, लैपटॉप कितने का है, और 2 साल की लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना है, 15,000। तो रियलिटी के अंदर जो है वो लैपटॉप 50,000 का है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ बिल कितना नजर आ रहा है, 65,000 का। तो ये किसकी मिसाल है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सो व्हाट इज द लीगल फॉर्म, कितने का बेचा, बट व्हाट इज द रियलिटी, लैपटॉप के कितने पैसे लिए, 50,000। तो ये एक एग्जांपल है जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म की दी जा सकती है। लेकिन बहरहाल लीज की तरफ आते हैं। लीज के अंदर एक एग्जांपल दी जा सकती है, एक एसेट है कार, कंपनी है रॉयल फैन, रॉयल फैन ने कार परचेज की, किसके लिए, फॉर सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर को सोचा गाड़ी लेके दें, या कार है, कॉलेज राइज है, और सोचा सर आसिफ को गाड़ी लेके दें। तो रॉयल फैन ने सोचा अपने सेल्स मैनेजर को कार लेके दें। अब गाड़ी 30 लाख की आती है, तो उस कार की फेयर वैल्यू है 30 लाख, 30 लाख। बैंक से एग्री हुआ कि आपको अभी पैसे नहीं देंगे, बैंक से एग्री हुआ कि आपको पैसे देंगे इंस्टॉलमेंट्स में, और 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे दे देंगे, 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे दे देंगे, और ये एनुअल होंगी, हर साल पैसे देंगे, और ये एरियर होंगी। क्या मतलब, साल के एंड पे पैसे देंगे, एनुअल एरियर। और 5 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपने पे करनी है। इंस्टॉलमेंट है रुपीज 8 लाख पर एनम, हर साल। अब आप मुझे बता दें टोटल लीज पेमेंट्स हम बैंक को कितनी करेंगे, टोटल लीज पेमेंट्स रुपीज 8 लाख इंटू 5 इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू रुपीज 40 लाख। अब बता दें कि टोटल 5 सालों में बैंक को पैसे कितने देने हैं, 40 लाख। लेकिन वैसे बाजार से अगर गाड़ी खरीद लें तो कितने की मिलती है, 30 लाख की। तो ये 10 लाख ज्यादा क्यों दे रहे हैं, इंटरेस्ट, लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये नोट कर लें, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की पहली एग्जांपल लीज की। कितने वाली चीज के कितने पैसे दे रहे हैं,
30 लाख वाली 30 लाख वाली चीज के 40 लाख पैसे पे कर रहे हैं। ओके, इस मिसाल में लेसी कौन है? सेल्स मैनेजर? नहीं, कंपनी। सेल्स मैनेजर अपनी जेब से किराया पे करेगा या रॉयल फैन किराया पे करेगी? रॉयल फैन ने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी लेके दी है जिन्होंने टैक्स पड़ा हुआ है। लेसी कौन है? रॉयल फैन। ओके, लेसर कौन है? लीज पे देने वाला कौन है? यहां लिखा नहीं, वैसे यहां लिखा नहीं कहीं। बैंक या लीजिंग कंपनी। तो लेसी के आगे लिख लें, लेसी विल रिसीव रेंट। रॉयल फैन विल पे रेंट। रॉयल फैन के आगे लेसी विल पे रेंट। लेसी किराया पे करेगा। और लेसर के आगे लेसर विल रिसीव रेंट। अच्छा भाई, ये टोयोटा करोला खरीदने कौन जाएगा? कौन जाएगा खरीदने? रॉयल फैन खरीदने जाएगा या बैंक खरीदने जाएगा? अच्छा, इसके लीगल ओनरशिप किसके नाम होगी? क्यों? तो टोयोटा कोरोला वाले गाड़ी किसको देंगे पहले, और बैंक किसको देगा? रॉयल फैन को। बैंक क्या है? लेसर, लेसीनी, लस्सी पी के आए हुए हैं। और रॉयल फैन क्या है? लेसी। इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, टोयोटा कोरोला का हमें कोई कंसर्न नहीं। हमारी अकाउंटिंग सिर्फ इसके अंदर है, हमें इससे कंसर्न नहीं। टोयोटा कोरोला किसको गाड़ी बेचेगा? बैंक को। बैंक कितने पैसे पे करेगा? 30 लाख। बैंक कितने पैसे पे करेगा? 30 लाख रुपए इसको उसी वक्त पे कर देगा। और ये गाड़ी चली जाएगी इधर। तो अच्छा, अब रॉयल फैन क्या करेगा? रेंट पे करेगा। 8 8 8 8 8, हर साल 8 पे करेगा। तो टोटल कितना पे करेगा बैंक को? बताना पड़ता है, नोट कर लें। ये FR1 वाला रजिस्टर चला रहे हो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, ये इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इसको अब छोड़ दो, इसको रफ रजिस्टर के तौर पे यूज करना। हमारी अकाउंटिंग सिर्फ इस सर्कल के अंदर है, कहते हैं IFRS 16, 16, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16। ओके, आगे नीचे लिखें, लीगल ओनरशिप will be in the name of जी। गाड़ी का बिल कौन बनाएगा? कोरोला वाले। किसके नाम का? बैंक के नाम का। अच्छा, रॉयल फैन ने ये ट्रांजैक्शन की क्यों है? सेल्स मैनेजर रो रहा था मुझे गाड़ी चाहिए, तो वैसे ही 30 लाख की उसे गाड़ी लेके दे देते।
पैसे नहीं थे, रॉयल फैन के पास पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे नहीं थे तो फिर किराया आहिस्ता आहिस्ता देने को एग्री किया। तो रॉयल फैन ने ये ट्रांजैक्शन की है। अब ये डॉक्यूमेंट लीगल किसके नाम रहेंगे? बैंक के नाम। ये अगली बात है कि 5वें साल के एंड पे क्या बनेगा और लीगल ओनरशिप का क्या बनेगा, ये बाद की डिस्कशन है, फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो लीगल ओनरशिप विल बी इन द नेम ऑफ बैंक स्लैश लेसर, लीगल ओनरशिप लेसर के नाम में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, रोजाना लेट, माशाल्लाह। आज दूसरे रूम में रोजाना नियत किए लेट आने, आज सिर्फ, ठीक है, देख लें सारे इन्हें, कह रहे सिर्फ आज लेट आया हूं। ओके, अच्छा, अब ये एसेट किसकी किताबों में नजर आएगा, किसकी बैलेंस शीट में नजर आएगा? बैंक। कितने लोग कह रहे हैं बैंक की बैलेंस शीट में नजर आएगा? अच्छा जी। और कितने लोग कह रहे हैं जी ये एसेट रॉयल फैन की बैलेंस शीट में नजर आएगा? अब यहां पर देखना पड़ेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी क्या है। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क कौन सस्टेन कर रहा है और रिवॉर्ड कौन एंजॉय कर रहा है? गाड़ी के झूठे कौन ले रहा है? रॉयल फैन का सेल्स मैनेजर, रॉयल फैन का सेल्स मैनेजर। तो गाड़ी से बेनिफिट कौन ले रहा है? रॉयल फैन वाले। गाड़ी से बेनिफिट कौन ले रहे हैं? रॉयल फैन वाले। सारे रिवॉर्ड्स कौन एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, गाड़ी पंचर हो जाए, बैंक के पास ले जाएंगे, करोला के पास ले जाएंगे, पंचर लगा दो। करोला वाला गाड़ियों बेचते हो, पंचर भी लगाया करो। अच्छा, और गाड़ी, अच्छा गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो फिर रॉयल फैन को पैसे देने पड़ेंगे बाकी सालों का किराया, या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ता है। ये एग्रीमेंट में आप लोग जाके देख लीजिएगा किसी बैंक के, उन बेचारों को देना पड़ता है। तो रिस्क भी कौन बर्दाश्त कर रहा है इस वक्त? मेजर रिस्क और रॉयल फैन। बैंक को एक रिस्क है, वो रिस्क ये है कि ये पेमेंट ना करे। बैंक भी एक रिस्क बर्दाश्त करे। क्या रिस्क बर्दाश्त करे? पेमेंट ना करे। लेकिन वो जो रिस्क है कि बैंक को एक डर है कि ये पेमेंट ना करे, उस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक ने अपने आप को सेव किया हुआ है। कैसे सेव किया हुआ है? कैसे सेव किया हुआ है? लीगल ओनरशिप अपने नाम रखी हुई है। क्या अपने नाम रखी हुई है? ये लीगल ओनरशिप उसने क्यों अपने नाम रखी हुई है? ताकि वो अगर किराया पे ना करे तो गाड़ी बैंक अपने कब्जे में वापस ले ले दोबारा। तो अगर ये किराया पे करना बंद कर देता है तो गाड़ी दोबारा किसके पास वापस चली जाएगी? बैंक के पास। और बैंक इसके ऊपर कब्जा कर लेगा और आगे किसी और लेसी को ढूंढेगा, उसको किराए पे दे देगा। इसलिए स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके हैं? बोले रॉयल फैन के। उसने अपना रिस्क कवर किया हुआ है। कैसे? लीगल ओनरशिप अपना नाम रख के। रॉयल फैन के हैं सब्सटेंशियल। हत्ता कि गाड़ी अगर चोरी भी हो जाती है तो भी बैंक को परेशान होने की जरूरत नहीं। किसको परेशान होने की जरूरत है? रॉयल फैन को परेशान होने की जरूरत है। तो रॉयल फैन बाद में किराया पे करता रहेगा। और रिवॉर्ड्स तो ऑब्वियसली कौन एंजॉय कर रहा है? रॉयल फैन। इसलिए अब ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म क्या है और रियलिटी क्या है? लीगल फॉर्म क्या है कि ये एक रेंट एग्रीमेंट की तरह हमें चीज लग रही है, हम किराया दे रहे हैं। कितने साल तक? 5 साल तक। लीगल फॉर्म ये लग रही है कि किराया दे रहे हैं। किराया कौन दे रहा है? किसको? लेकिन किराया इतना ज्यादा दे रहा है कि गाड़ी की प्राइस से भी ऊपर के पैसे दे रहा है। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर आप सोचो तो ये किराए का एग्रीमेंट नहीं है, ये हम किस्तों में गाड़ी खरीद रहे हैं। और 5वें साल के एंड पे आमतौर पे ऐसा होता है बैंक ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हमें ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये गाड़ी हमारी है, इस्तेमाल भी करेंगे और किराया भी पे नहीं करेंगे।
और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि रॉयल फैन इज एंजॉइंग रिस्क एंजॉय होते हैं, अजीब लोग हैं, इज एंजॉइंग रिवॉर्ड्स एंड सस्टेन क्या कर रहे हैं? सस्टेनिंग रिस्क्स बर्दाश्त कर रहा है और रिवॉर्ड्स क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? रियलिटी ऊपर आ जाएगी ओवर लीगल फॉर्म, हकीकत ऊपर आ जाएगी लीगल फॉर्म के। तो अब हकीकत में ये ऐसा टफ किसकी किताबों में नजर आना चाहिए? रॉयल फैन विल शो कार इन इट्स बैलेंस शीट। रॉयल फैन इस गाड़ी को अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा। बैंक तो एक मिडल मैन सा बना ना, गाड़ी को खरीद के आगे डिलीवर कर दी उसको। रॉयल फैन विल शो कार इन इट्स बैलेंस शीट। ओके जी, इसको देख के दोबारा याद कर लें। हकीकत क्या लग रहा है? ये किसका एग्रीमेंट है? किराए का। और किराया कितने साल पे करना है? 5 साल, और साल के एंड पे करना है। ये लीगल फॉर्म है, लीगल फॉर्म। और हकीकत क्या है कि असल में बैंक ने ये गाड़ी रखी है या बेच दी है? बेच दी है। और बेच के कितने सालों में किराया ले रहा है? 5 सालों में किराया ले। तो जब बैंक ने ये गाड़ी बेच दी है तो बैंक को अपनी किताबों में ये गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो बैंक की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि बैंक पहले गाड़ी खरीदेगा, टोयोटा से एंट्री करेगा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर गाड़ी को क्या कर देगा? डिलीवर कर देगा। किसको? फिर क्या करेगा? एसेट क्रेडिट, और डेबिट क्या करेगा? इसको छोड़ें अभी, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये गाड़ी खरीदने की एंट्री क्या करेगा? एसेट डेबिट। क्रेडिट को भी छोड़ दें। क्रेडिट क्या करे? उधार पे पेमेंट कर दी है या फौरन पेमेंट कर दी है? उधार पे है। तो एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट या एसेट डेबिट कैश क्रेडिट? लायबिलिटी क्रेडिट। इस लायबिलिटी को कितने सालों में पे करना है? 5 सालों में पे करना है। इस लायबिलिटी को कितने सालों में पे करना है? 5 सालों में पे करना है। अच्छा जी, लीज कमेंस्ड ऑन, या इधर ही लिख लें, कार ऑब्टेन्ड ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को हमने गाड़ी लीज पे ली है। कैलकुलेटर्स निकाल लें। ओके, जी लीगल ओनरशिप किसके नाम है? बैंक के। लेकिन
एसेट कौन शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में? रॉयल फैन। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास हैं, लेकिन रॉयल फैन अपनी किताबों में एसेट शो करेगा। हो गया मोबाइल यूज? अच्छा कैलकुलेटर तो ऊपर रख के किया होगा, कैलकुलेटर नीचे रख के यूज। अच्छा जी, assuming discount rate is say 17%, 14%. Discount rate, interest rate is 14%. अच्छा, इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लेते हैं 14% है। टाइमलाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। दो 2018, 19, 20, 21, 22 पहली दफा कराया कब पे करेंगे? 31 दिसंबर 18। कितना? 8 लाख। इधर 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 8 लाख। अब अगर ये सारा का सारा 8 लाख आज पे कर दें इधर खड़े होके, तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? यानी इनको, इसको क्या कहते हैं? फिगर्स को क्या करने लगे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। फिगर्स को डिस्काउंट करने लगे हैं। फिगर्स की क्या निकालने लगे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, पेमेंट्स कांस्टेंट हैं या चेंज हो रही हैं? 8 8 8 8 8 या चेंज हो रही हैं? अगर पेमेंट्स कांस्टेंट है तो सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगेगा या एनओटी का फॉर्मूला लगेगा? सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एनओटी का फॉर्मूला लग सकता है। जब आपने 5 पेमेंट्स को बुलाना है तो एनओटी का फॉर्मूला लग सकता है। ओके, सबसे पहले ये बता दें कि लीज पेमेंट्स कितने की होंगी इंटू 5 इज इक्वल टू ₹40 लाख। सेकंड, what will be the present value of lease payments? Present value of lease payments on 1st January 18। 1st जनवरी 18 पे खड़े होके लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल सकती है? फॉर्मूला क्या यूज होगा? बोले 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 8 लाख, बोले 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 8 लाख इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय। फॉर्मूला सही है गलत है? जी जौहर भाई, फॉर्मूला सही है गलत है? जी भाई, फॉर्मूला सही है गलत है? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिफरेंट तरीके से पढ़ा हुआ है, यही पढ़ा हुआ है। 1 माइनस बोले बोले 1 प्लस आई रेज टू पावर डिवाइडेड बाय आई। अच्छा, अब ये बता दें आई क्या है इधर? इंटरेस्ट रेट कितने %? माशाल्लाह, रोजाना लेट आया करेंगे। चलो आए आगे बैठे, ये रेड बैग उठाएं। ओके, मोहतरम अटेंटिव रहे, लाहौर से चले थे बेहरा पहुंच गए हैं, पिंडी आने वाले। ओके, 8 लाख इंटू बोले 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 1 माइनस 1 प्लस आई 1.14 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना? 0.14 इज इक्वल टू, सारे लोग करें 27.46 27.46।
अच्छा, कितने लोगों के जहन में ये आ रहा है ये 30 लाख के तकरीबन बराबर आना चाहिए था? हाथ खड़ा करें किसी के जहन में आ रहा हो कि फेयर वैल्यू 40 लाख वाली चीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या आई है 27, तो जहन में एक सवाल आ सकता है कि 30 लाख के बराबर आना चाहिए। तो ये चीज आपके स्कोप में नहीं है, तो यहां छोटा सा लिख लें ब्रैकेट में, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। फेयर वैल्यू कितनी है बता दें? 30 लाख। इट इज नॉट नेसेसरी that present value, it is not necessary that present value will be equal to fair value. It is not necessary that present value will be equal to fair value due to some reasons. वो reasons आपके scope में नहीं है। It is not necessary that present value will be equal to fair value due to some reasons. We will ignore fair value. We will ignore fair value in case of, we will ignore fair value in case of क्वेश्चन ऑफ लेसी। लेसी के क्वेश्चन में फेयर वैल्यू इग्नोर करते हैं। लेसर के क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे फिर आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेसी के क्वेश्चन में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। ओके अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है? जो फेयर वैल्यू मैंने कह दिया इग्नोर करनी है, तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है ये बता दें। 40 माइनस 27.46। जी बोले। 40 माइनस 27 पॉइंट इज इक्वल टू 12.54। ये कितने सालों का इंटरेस्ट है? हाँ, ब्रैकेट में लिख लें इसके साथ, इट इज इंटरेस्ट ऑफ 5 years। ये 5 सालों का इंटरेस्ट है। जी, 1 साल का कितना बनेगा? एक साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 से डिवाइड करके नहीं निकालना, ये तरीका गलत है। इसका एक टेबल हम बनाएंगे आज या कल, उस टेबल के अंदर हम फिगर्स प्लॉट करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल पे हो रहा होगा। तो जब थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल पे हो रहा होगा तो फिर इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, शुरू वाले सालों में हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और फिर थोड़े से पैसे जब पे हो जाएंगे तो फिर हम कम इंटरेस्ट देंगे, और सबसे कम इंटरेस्ट आखिरी साल में दिया जाएगा। सबसे कम इंटरेस्ट आखिरी साल में दिया जाएगा। तो टेबल बनाएंगे हम जिसके अंदर शुरू वाले सालों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा और आने वाले सालों में कम इंटरेस्ट। शुरू वाले सालों में ज़्यादा और आने वाले सालों में कम क्यों आ रहा होगा? हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 12 को डिवाइड करूं 5 से। क्या जवाब आ रहा था? हाँ, 2.5। तो 2.5 एक साल का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि साथ साथ प्रिंसिपल क्या हो रहा है। तो जब प्रिंसिपल पे हो रहा है साथ साथ, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट साथ साथ कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करते रहेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके इस 12.54 को स्प्लिट करने के लिए हम क्या किया करेंगे, उसके लिए लिखें, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट पर एनम वी विल प्रिपेयर, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट पर एनम वी विल प्रिपेयर एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। व्हाइट शर्ट आप लिख रहे हैं ना? फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट पर एनम वी विल प्रिपेयर एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। हम एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। स्प्लिटिंग each installment
जी बताएं, ईच इंस्टॉलमेंट को किस में स्प्लिट करेंगे? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। स्प्लिटिंग ईच इंस्टॉलमेंट इन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हर इंस्टॉलमेंट को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में स्प्लिट करेंगे। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और एनुअल है, एरियर में है ₹25 लाख। तो 25 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो सवाल ये है कि कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दें। रेट लिख लें जी, रेट, इंटरेस्ट रेट 10%। एनुटी के फॉर्मूले से भी हो सकता है, सिंपल डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। साल के एंड पे कितनी इंस्टॉलमेंट है पहली? 25, 25, 25, 25। अब एनुटी का फॉर्मूला क्या है, वो अप्लाई किया अभी। 25 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय आई। ये कैलकुलेटर पे साथ साथ कैलकुलेट करना है। 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 79.25। इट इज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, लीज पेमेंट्स बता दें कितनी है? अमाउंट टोटल 100। लीज पेमेंट्स कितनी है? 100। और प्रेजेंट वैल्यू 79। अब 100 और 79 का डिफरेंस 21 जितना भी आया, व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट। ओके जी भाई, आगे आए इधर। घंटे बाद का अलार्म लगाया, ये रास्ते में रश था। दोनों बातों का जवाब आपने मुस्कुरा के दिया है।
अच्छा, एक सिंपल डिस्काउंटिंग भी है, वो सीखनी ज़रूर है, कभी अगर पेमेंट्स डिफरेंट हो तो वो लगानी पड़ सकती है। 25, 20, 15, 10, अगर इस तरह पेमेंट्स हो तो फिर एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर हमें सिंपल डिस्काउंट का लगाना पड़ेगा। इसलिए इसी पे सिंपल डिस्काउंट भी लगा के चेक कर लेते हैं। उसी तरह बुलाना कहाँ है हमने, पहले साल के पहले दिन, चारों को बुलाना कहाँ है, पहले साल के पहले दिन। सबको अलग अलग आवाज देंगे। 25 इधर आओ, इधर आ जाएगा 25, 25, 25 वो आखिरी वो इधर आ जाएगा। तो चारों को अलग अलग बुलाना है। तो सिंपल डिस्काउंटिंग से भी हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू 25 इंटू 1, इसका सिंपल है 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। सिंपल डिस्काउंटिंग का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तो 25 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। ये कौन सा वाला 25 हमने यूज किया है, पहले वाला। इसको कितने साल पे वापस बुलाया है, 1 साल पे, इसलिए यहाँ क्या लिखा है 1। अब अगर इसे 2 साल पे वापस बुलाना है, ये वाला 25 इधर चला गया। अब इसको उठाएं, 2-3 बंदे आए, हिम्मत करें, किसको उठाने, इस 25 को। इस 25 को उठा के अब इधर लिखें 25 इंटू 1.1। ओके जी, बोले यहां बुलाना है ना, तो कितने साल हैं दरमियान में, 2 साल, -2 प्लस 25, कौन सा वाला, ये वाला। बोर हो रहे हैं ना, अभी आगे शुरू हो जाएगा सही काम। अच्छा जी 25, ये ओ 300, ये कितना अर्सा है। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा पहले साल के पहले दिन, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकालनी है पहले साल के पहले दिन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑन, हमें साल तो पता नहीं, ऑन यकम जनवरी ईयर 1। प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 के यकम जनवरी को निकालनी होती है। अब इस 25 और यकम जनवरी ईयर 1 में कितने साल हैं, अगर एडवांस का सवाल होगा वो फिर कल करेंगे, अभी एरियर की बात हो रही है। इस 25 को कितने साल पे वापस बुलाना है, 3 साल पे। 25 इंटू 1.1 रेज टू पावर प्लस 25 इंटू 1.1, ये कौन सा वाला 25, आखिरी वाला, यकम जनवरी ईयर 1 और 31/12 ईयर 4, इनमें कितने साल का गैप है, 4 साल का। डरते डरते कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू का बटन दबाएं, 79.25 जी। कौन सा वाला तरीका लगाएंगे, अगर सेम हुई तो एनओटी वाला, और अगर सेम ना हुई तो फिर सिंपल वाला। तो लिख लें सिंपल डिस्काउंटिंग के आगे, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इफ इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट सेम, आर नॉट कांस्टेंट। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इफ इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट कांस्टेंट। अब 1-2 मिनट साथ वाले से बातें कर लें FR1 की। फाइनल अकाउंट का सवाल आया था, कैश फ्लो का, कैश फ्लो का।
कितने लोग इस नियत से आए थे कि आज तो पढ़ाई नहीं होगी? हाथ खड़ा करें। 1 2, ठीक है, ये लोग जा सकते हैं फिर। अच्छा, अब इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, इसको 1 कर दें। अच्छा जी, इसको 1 कर दिया। अब 2 भाई लाल पकड़ो। सवाल दोबारा नोट कर लें या ये लिख लें, ऑल डेटा सेम बट नाउ द पेमेंट्स आर इन। नींद क्यों आ रही है? हद होगी, 14-15 दिन दिए हैं, बल्कि एक दिन और 15 दिन दिए नींदें पूरी करने के लिए, और अभी भी नींद आ रही है। ओके, सात 15 पे क्लास है। किस टाइम सो जाया करोगे? 5:20 पे फजर हो रही होगी करीबी मस्जिद में, 5 बजे उठना होगा। सोया किस टाइम करोगे? 11 बजे। हाँ, 6 घंटे, ठीक है। कितने बजे सोया करोगे? 11:30। 3:30 बजे सोया करो। 11:30। 11:30 बजे। अच्छा, 5:30। सर 12 बजे। 12:30 बजे। सर आते के साथ ही, राइस से आते के साथ ही सो जाओ। अच्छा, यानी जोहर से असर, ठीक है। और उसके बाद रात को? रात को सर 11 सोया करोगे कितने बजे? के बजे 11 बजे। हाँ। 11 से 5, और दोपहर को कितनी देर सोया करोगे? 3 से 5। 8 घंटे लुट मची हुई है। खुदा का खौफ का नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया था। वो 8 घंटे सोता था, माशाल्लाह। कह रहा था सिंध फतह होना हो, मैंने 8 घंटे नींद पूरी करनी है। दाने लो भाई। 11 बजे 11 बजे सो जाया करेंगे। 12 बजे। 12 बजे। 11 बजे। 11 बजे। सर दोपहर को सोता हूँ मैं। दोपहर को सोते हो कितनी देर? सर मतलब कॉलेज से जाके उसके बाद सो रहता हूँ और मगरिब टाइम उठता हूँ। मगरिब टाइम उठते हो? अच्छा, और रात को? सर रात को नहीं सोता। रात को नहीं सोते। ये मसला कब से है? सर सीए में आने के बाद। सीए में आने के बाद से। किस टाइम सो जाया करोगे? 11 बजे सर। 11 बजे सो जाए। 11 बजे। 11 बजे। 11 बजे सर। 11 बजे। 11 बजे। ओके जी, कितने लोग लेटते हैं, नींद नहीं आती? अच्छा, ये 25 लिखा रहने देते हैं, ये सिर्फ मिटा देते हैं। यहाँ देख लें, मिटा देते हैं। ओके, तो यहां खड़े होके हमने किसको आवाज मारी थी सबसे पहले? 25। फिर इसको क्या नहीं, थोड़ी जरा 25 वो ये वाला आ जाएगा। जरा इसको आवाज मारो। यह तो शर्माता रहेगा। अच्छा, आप हिम्मत करो, इसको आवाज मारो। ओके, दैट्स नाइस।
ओके, यहाँ पे होगा ना यकम जनवरी को, यकम जनवरी को किराया पे हो जाएगा। इधर यहाँ पे होगा यकम जनवरी को, यहाँ भी यकम जनवरी को। ये अगले साल का किराया होगा, इस पूरे साल का। फिर यहाँ पे होगा कितना 25, फिर यहाँ कितना पे होगा 25। मोबाइल हो गया यू, हाँ चलो अब जेब में डाल, हो गया कैलकुलेटर। अच्छा ओके, अच्छा जी अब आप इस 25 को जो आवाज़ मारे ज़रा, इस 25 को। वो कहते हैं मैं इधर ही खड़ा हूँ, मुझे क्यों आवाज़ें मारे, ओ बोलो ओ। तो इस 25 को अगर आवाज़ मारेंगे तो मसला हो जाएगा, तो इसको आवाज़ नहीं मारनी, इसको बाद हल्का सा कान में 25 आ जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे डिस्काउंट करना है, इसको डिस्काउंट नहीं करना। तो ये इसको आपने मतरिया समझ लेना है भाई, ये साइड पे है, इन तीनों को डिस्काउंट करना है, इन तीनों को डिस्काउंट करना है, ठीक है। यू नो मतरिया, यू लिव इन पंजाब, ओके। अच्छा जी ये कौन सा वाला 25, पहले वाला ये वाला, इसको डिस्काउंट नहीं करना, इसको एज इट इज लिख देना है, ये 25। पीछे कितने 25 रह गए, पीछे कितने 25 रह गए 3। अब डिस्काउंट कितनों को करना है 3 को, तो वही इसको इधर बुलाएं, इसको इधर बुलाएं, ओ उसको इधर बुलाएं, तो अब इन तीनों को बुला लेना। तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, इसके आगे कुछ लिखा तो फिर हो जाएगा आपको कुछ, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, प्लस। अब ये जो 3 25 बचे हैं इनको बुलाना है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले साल के आखिरी दिन नहीं है, दूसरे साल के पहले दिन है, इसकी खैर है, दूसरे साल के पहले दिन है या पहले साल के आखिरी दिन, वन एंड द सेम थिंग। ओके, प्लस 25 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर। अब कुछ लोग n-1 करते हैं, n-1 तो वो फिर छोड़े परे, खैर है, n-1 भी लिख देते हैं, माइनस यानी n-1, फिर 4-1 3, क्योंकि ये कितने, अब ये कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने नहीं, बच्चे कितने हैं 3, और इस्तेमाल कितने हो गए, मैन 1, इस्तेमाल कितने हो गए 1, इसको हमने डिस्काउंट, तो बचे कितने हैं 3, तो कितनों को वापस बुलाना है 3 को वापस बुलाना है। तो जब 3 को वापस बुलाएंगे तो बस ठीक है, -n भी खाली लिखने में कोई हर्ज नहीं, और बस याद रखना है इधर 3 लिखना है, 4 नहीं लिखना। तुम ऐसे ही आ जाओ, तुम तीनों की फेंटी लगानी है, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर, हाँ 4-1 लिखने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट ही अल्लामा बनना है आपने, -3 डिवाइडेड बाय 0.1। ये ओके वेट छुरी थले सा, अच्छा ये जो 3 है, ये 3 बच गए, अब इन 3 को बुलाना है। ओके ये पहले वाला 25 हो गया, ये अगले वाले 3 25 हो गए। अब सेम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम नहीं आएगी, पिछले में चेंज आई थी, इधर चेंज आएगी जी 87.1। लिखे इन एडवांस क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल नॉट बी डिस्काउंटेड, इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, उधर रखें, हाँ बस उधर ही रहे। इन एडवांस क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल नॉट बी डिस्काउंटेड। ओके सिंपल से भी कर दें,
Okay, if someone while standing here will say 25, 25 कहेगा I am already here, तो इसलिए इस वाले 25 को आवाज नहीं मारनी। ओके, ये पहले वाला 25, ये दूसरे वाला। ये पहले साल के आखिरी दिन नहीं मिलना, दूसरे साल के पहले दिन मिलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप 1 साल का ही है। 1.1 रेज़ टू पावर -1, 25, ये वाला। अब इसको बुलाना है 1.1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 25, ये वाला। अब चौथे साल के एंड पे कुछ भी नहीं है, हम खड़े यहाँ हैं, गैप कितने साल का है? 3 साल का। इसको 3 साल पे वापस बुलाना है। 1.1 रेज़ टू पावर -3, ओके, 87.17, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बातें कर लें 2 मिनट। माइक्रो की करेंगे, मैक्रो की? साथ वाले के चेहरे की तरफ देखें। कुछ अरसे पहले की बात है, ये इंट्रो में बैठा होता था और इसको डेबिट क्रेडिट समझाना पड़ा होता था, और आज ये माशाल्लाह बुजुर्ग हो गया। इसको बुलाना सवाल पढ़ लें, सफ़ा दिया था। जी, किसी को पेज ना मिला हो। मुश्तबा को अंडरलाइन करके लिखें, ये कौन है ऊपर? लेसी है, लेसर है, तो बैंक को ऊपर अंडरलाइन करके लिखें।
दो डिजिट यूज करो शुरू से, दो। क्या किसका? अच्छा भाई ये इसकी बंद कर दो। एक चादर लेके आया करो पेशावरी। जी इस सफ़े पे लिख लें अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। पहले लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर लेसर की बुक्स में। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। Okay, let's start. लिखें जी सवाल में सबसे पहले लीज पेमेंट्स बताएं कितनी है। लीज पेमेंट्स की टोटल फिगर सबसे पहले हमने बताया करनी है। इसकी हम एब्रीविएशन लीज पेमेंट्स पे लिख लिया करेंगे। ₹20 इंटू इज इक्वल टू ₹80 million। Okay, now the next thing is present value of lease payments। पीवी का मतलब बता दिया, present value of lease payments। चलें जी कैलकुलेट करें। कांस्टेंट है पेमेंट्स या चेंज हो रही हैं? एरियर में है, एडवांस में है। पहली पेमेंट को भी डिस्काउंट करना पड़ेगा। पहली पेमेंट को एज इट इज नहीं लिखना। ये जितना कराया है पिछले 2-3 सफ़े घर में जाके 4-5 दफ़ा पढ़ने हैं। ओके कितना? 20 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 2 डिजिट बस, ज़्यादा नहीं यूज़ करने। 60.39 ठीक है। 39 को 40 लिख सकते हैं, 39 भी लिखने में कोई हर्ज नहीं। 63.40 लेकिन अब जो मैंने लिखे वही अपने उस पर लिखना है, आपने रजिस्टर पे काट के लिखना है 63.40। ओके जी इंटरेस्ट ये जो निकलने लगे कितने सालों का? 4 सालों का। 80 माइनस 63.4। फेयर वैल्यू क्या सवाल में? फेयर वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू के आगे लिखते हैं इग्नोर। फेयर वैल्यू लेसी के क्वेश्चन में इग्नोर करनी है। 75 इसका कुछ नहीं किया करना, बस आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला करनी है। जी कितना आ गया?
16.60. ओके, अब इसके नीचे लिखें नाउ वी विल प्रिपेयर amortization schedule. Now we will prepare amortization schedule for splitting up principal and interest. For splitting up principal and interest in each installment. हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट छुपा होगा, उसको स्प्लिट करने के लिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे. ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल लुक लाइक दिस वन. ये कुछ इस तरह से नजर आएगा. पहला कॉलम इसमें होगा डेट, दूसरा कॉलम इसमें होगा इंस्टॉलमेंट, तीसरा कॉलम इसमें होगा प्रिंसिपल, अगला कॉलम होगा इसमें इंटरेस्ट और आखिरी कॉलम होगा इसमें बैलेंस, यानी प्रिंसिपल का कितना बैलेंस बचा. उधर ही रखें. ओके, लीज किस दिन शुरू हुई है? 1/1/2010. अच्छा, मुझे बता दे प्रिंसिपल टोटल कितने? टोटल इधर लिख लें, इसको प्रिंसिपल कहते हैं. ये प्रिंसिपल है 63.4. उधर ही जाके टेबल में ये प्रिंसिपल है 63.4. सफ़े के टॉप पे लिख लें लेसी विल स्टार्ट amortization schedule इधर देखें, फ्रॉम लीज पेमेंट्स नहीं, फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. लेसी विल स्टार्ट amortization schedule from present value of lease payments. Present value of lease payments ब्रैकेट में प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का दूसरा नाम प्रिंसिपल. लेसी प्रिंसिपल से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करेगा. ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल? अच्छा, ये सारा खाली होगा 63.40. पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करेंगे हम. 63.40. अच्छा, अब आप बता दें कि किराया एरियर में है एडवांस में, तो पहले साल का किराया किस दिन पे किया जाएगा? 31/12/2010. 31/12/10. अगला 31/12/13. कितना? तो पहले आप इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम को फिल किया करेंगे. This is what you are supposed to write first. इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम को पहले फिल किया करेंगे.
ओके, अब इनको तोड़ना है, इनको स्प्लिट करना है कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और इसमें इंटरेस्ट कितना है। ओके, अब आप बता दें कि कितना प्रिंसिपल है। 63 पॉइंट, इस पे क्या पे करना है पहले साल के आखिरी दिन। अच्छा, अब बता दें कितने साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। 1 साल का। कितने साल का कैलकुलेट करें? 1 साल का। अच्छा, किस पर? प्रिंसिपल पर। कितना? 63.4। तो 63.40 इंटू 10%, 6.34। ये किस साल का इंटरेस्ट हो गया? 2010 का। अब जब हम 20 पे करने गए तो 20 में हमने 6.34 किस मद में पे किया? इंटरेस्ट की मद में। तो फिर बाकी किस मद में होगा? प्रिंसिपल। तो कैलकुलेटर हाथों में रखें, साथ साथ नोट करें। 63.4 पे रेट लगाना है, 6.34 आ जाएगा। अब 20 में से 6.34 जरा माइनस करें, 13.66। ओके, अब बता दें कितना प्रिंसिपल पे करना था, लेकिन उसमें से कितना पे किया? कितना प्रिंसिपल फिर कभी पे कर देंगे? 49.74। दिस माइनस दिस। एंड सो ऑन। जी, सबसे पहले क्या करना है? इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम अपडेट करना है। इसके बाद इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालना है? प्रिंसिपल पे, प्रेजेंट वैल्यू पे। जी, 6.34 इस पे रेट लगाने, और ये इसमें से 6.34 इंटरेस्ट है, तो बाकी 30.66। कितना प्रिंसिपल पे करना था? कितना कर दिया? कितना नहीं किया? 49 पॉइंट। ये घर में इस तरह बोल रहे हैं आपके 49.74। जी, इसके ऊपर लगाएं 10%। अच्छा, अब आ रहा होगा 4.974, लेकिन हमने क्या सोचा है कि कितने डिजिट्स तक यूज करेंगे? 2। तो अगर 2 डिजिट्स तक यूज करेंगे तो आपको पता है इधर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इसको उड़ा दें। 4 उड़ जा रहा है, 4 उड़ा तो 7 पे कोई फर्क पड़ेगा? और अगर 4 की जगह 6 होता तो फिर अब हम पॉइंट के बाद कैलकुलेटर पे क्या जवाब आ रहा है? 4.974। लेकिन हमने क्या सोच लिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक रखना है? 2 डिजिट तक। अपने आप को मसले में नहीं डालना, पॉइंट्स के बाद पता नहीं फिर कितने डिजिट आ जाएंगे। इसको उड़ा दिया, अब क्या बचा? 4.97। तो 4.97 यहाँ लिख देना है, कोई हरज नहीं, राउंडिंग की इजाजत है। 4.97। ओके, ये इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? 4.97 पिछले साल का 6 था, इस साल का कम हो गया। प्रिंसिपल कम हो गया, प्रिंसिपल कम हो गया। अच्छा, कितना बैंक को किराया दे के आए? ये किराया नहीं है, इसमें ये पैसे गाड़ी की मद में है, ये पैसे लेट पेमेंट की मद में है। कुछ लोगों ने ऊपर नहीं देखा, ये किराया नहीं है, ये पैसे गाड़ी की मद में पे कर रहे हैं, ये लेट पेमेंट की मद में पे कर रहे हैं। जी, 15 पॉइंट। अच्छा, अब कैलकुलेटर पे ना दोबारा ऑन का बटन दबाना है, और कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे सेट भी किया जा सकता है। इन हजरात को करना आता है, नहीं तो साथ वाले से सेटिंग मेटिंग करवा लीजिएगा। 20 माइनस 4.97, 15.03। ओके, आप क्या बोल रहे थे? 15.03। ओके, अच्छा जी, कितना प्रिंसिपल पे करना था? कितना कर दिया? कितना फिर कभी कर देंगे? 34 पॉइंट। लगता है आप लोग कराची पहुंचे हुए हैं।
कितने लोग पहुंचे हुए हैं कराची, वो हाथ खड़ा करें, बाकी मेरे साथ चले। 34.71, ड्राइवर से भी आगे बोगी लगाई हुई है ट्रेन की। ओके 34.71। ओके अब जी इसके ऊपर वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 3.471 आ रहा होगा, लेकिन उसको हम लिखेंगे 3.47 जी। अगेन इंटरेस्ट कम हो गया। अब 20 में से कितना माइनस करेंगे? 55 पे क्लास खत्म होनी है। हाँ कोशिश करते हैं 56 तक खत्म हो जाए। अच्छा 16.53 कितना प्रिंसिपल पे करना था, कितना कर दिया, कितना कर देंगे? 18.18। ओके 18.18 पे लगाएंगे तो आएगा 1.818, ये आएगा ना। इसको अगर राउंड करेंगे 8 उड़, 8 ने कहा मैं उड़ा, तो 1 के साथ क्या होगा 8 के उड़ने की वजह से 2 हो जाएगा। ओके 1.82, 1.82। ओके अच्छा जी 20 में से माइनस करें 1.82, 18.18, 18.18 में से माइनस करें 18.18, कैलकुलेटर के बगैर आज कोशिश करें, कितना? ओ कितना आया करेगा, किस साल आया करेगा? ओ आखिरी साल। ठीक है जाएं।